Today we will continue our journey with our next chapter, that is chapter 2, Principles of Management. हमने chapter 1 में मैनेजमेंट का मतलब पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स टू बी डन with the aim to achieve the organizational goal effectively and efficiently. हमने मैनेजमेंट का मतलब पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट होनी चाहिए बिजनेस में. वो कह रहे हैं मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. गाइस, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? तुम्हारी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल है, मेरी लाइफ का ये प्रिंसिपल है, मेरे पढ़ाने के कुछ प्रिंसिपल है कि दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर माय टीचिंग. तुम्हारे घर के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे. हर कंपनी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे वो वर्क करती है, जिनको वो फॉलो करती है कि यार यही प्रिंसिपल्स हैं. तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? एक जर्नल टर्म यूज करूं प्रिंसिपल्स के लिए, किसी के भी प्रिंसिपल्स हो, दैट इज प्रिंसिपल्स आर जर्नल गाइडलाइंस, अ ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस जो हमें गाइड कर रही हैं. मेरा प्रिंसिपल है मेक इट सिंपल, मेक इट मेमोरेबल. मतलब मैं चीजों को क्लैरिफाई करके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके, प्रैक्टिकल केस स्टडीज देके, एक विजुअलाइजेशन तरीके से क्यों पढ़ाती हूँ? ताकि तुम्हें रिटेन हो सके. ये मेरे प्रिंसिपल्स है ना. मेरा प्रिंसिपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है. मेरा प्रिंसिपल है कोई भी डिप्राइव ना हो और सबको एजुकेशन मिले इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं, मेरे बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं. ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइन फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग. ये ऐसे गाइडलाइंस करते हैं प्रिंसिपल ताकि हम डिसीजन लेने में सक्षम हो सके, मैनेजरल डिसीजन लेने में सक्षम हो सके, इजी हो सके. यार ये प्रिंसिपल ना साइंस जैसे प्योर प्रिंसिपल्स नहीं होते. These principles, these management principles are not as pure as principles of science. Why? Question mark, a big question mark. Why? Why they are not pure? One big example, one marker we mark it. Because of the human behavior. These principles deal with human behavior. Human behavior से या टेक्नोलॉजिकल भी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी से डील करते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में है, ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी. तो ये प्रिंसिपल्स इतने प्योर नहीं होते, इनको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. यू हैव टू मॉडिफाई देम. Human behavior and technology are not static. They are not static. That's why principles भी इतने accurate या pure नहीं होते. How these principles are made? कैसे बने ये principle? These principles are derived from observation, from some analysis, from some experience, from some practical knowledge, or you can say practical experience of manager. मैनेजर्स ने बहुत कुछ ऑब्जर्व करा, एक्सपीरियंस करा, एनालाइज करा, तभी ये सारे प्रिंसिपल्स बन के आए हैं हमारे पास. हमें पता है मैनेजमेंट क्या है. अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले, टिपिकल डेफिनेशन ना करें, मैनेजमेंट मीन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द स्कार्स रिसोर्सेज. हमारे जो रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट में, दे आर स्कार्स इन नेचर. हमें अपने बिजनेस को ऐसे मैनेज करके रखना है ताकि कोऑर्डिनेट हो सके सारे रिसोर्सेज. उस कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करता है. देयर आर सो मेनी पर्सनालिटीज हु गिव सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरेट करे गए हैं. लेकिन हम इस वाले चैप्टर में दो पर्सनालिटीज को पढ़ेंगे, दैट इज F.W. टेलर, दैट फ्रेडरिक विंसलो टेलर एंड हेनरी फ्योल. ये दो पर्सनालिटीज पढ़ेंगे जिन्होंने हमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड टेक्निक. प्रिंसिपल मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या है? मेक इट इजी, मेक इट मेमोरेबल. बट मैं मेमोरेबल ही मेरा प्रिंसिपल हो गया. बट मैं इसको मेमोरेबल कराने के लिए क्या टेक्निक यूज कर रही हूँ कि मैं विजुअलाइज तरीके से पढ़ाती हूँ. पिक्चर, स्टोरीज और विजुअलाइज तरीके से. ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कर रही ताकि, क्योंकि तुम्हें स्टोरीज याद रहती है, तुम्हें मूवीज याद रहती है, पढ़ाई याद नहीं रहती. एनसीईआरटी की बुक खोलते तुम सो जाते हो. तो मेरा ये टेक्निक है अपने प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए. ऐसे ही इन दोनों ने, टेलर ने और फ्योल ने, हमें क्या दी? टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए. गाइस, जो हमारे F.W. टेलर सर थे वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और हेनरी फ्योल इज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर.
मोर एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट, बट हमारे हेनरी फ्योल इज मोर बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पे जो फोकस करते थे, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, इनका सारा फोकस रहता था शॉप फ्लोर पे, मतलब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। अब इन दोनों ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी जो हम वन बाय वन करके पढ़ने जा रहे हैं। बट सबसे पहले अब तुम इस स्टेज पे हो दैट यू नो what do you mean by principles of management. Again repeating, principle of management are broad and general guidelines for managerial decision making, right? They are not as pure as science principles, but they get different reaction, means they are applicable different companies with different reactions. अब हम पढ़ने जा रहे हैं what is the nature of प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आगे, उनका नेचर क्या है, किसी भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। दीज आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में, केस स्टडी में बहुत फ्रीक्वेंट आएंगे। सबसे पहला क्या है, वो कह रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल यूनिवर्सली। मैम कहोगे यार आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा था कि सेम नहीं रहता। गाइस, एप्लीकेबल तो सारी जगह होता है। हाँ, हो सकता है उसका आउटपुट जो है, आउटकम जो है, इफेक्ट जो है, वो एज प्योर एज साइंस ना हो। ऑब्वियसली यार, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो है ना। ये कहा जाता है किसी को प्यार से समझाओ, दुलार से समझाओ तो वो समझ जाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। हो सकता है कोई ढीठ ना भी समझे, तो वो यही कह रहा है दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो परवेसिव इन नेचर, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सारी जगह मुझे प्रिंसिपल चाहिए ही चाहिए। चाहे कोई एक लाला टाइप कंपनी हो, वो भी, उनके भी प्रिंसिपल्स हैं। चाहे कोई तुम्हारी फेसबुक कंपनी हो, गूगल कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, हर कंपनी में तुम्हें कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए। जो ये प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। अभी मैं कुछ प्रिंसिपल्स का नाम लूंगी जो तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा, बट प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद ये वाली वीडियो दोबारा देखना, जिसमें तुम्हें नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ आएंगे। अभी शायद इतने अच्छे से ना समझ आए क्योंकि तुम्हें प्रिंसिपल्स नहीं पता। तो फर्स्ट, एम आई क्लियर, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज जर्नल गाइडलाइंस। इतनी देर से बोल रही हूँ, दीज आर जर्नल गाइडलाइंस। व्हाई दीज आर जर्नल गाइडलाइंस? दे आर नॉट गिविंग अ रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं दे लिया कि यार इस प्रॉब्लम में पढ़ो तो तुम ये प्रिंसिपल यूज कर लेना, सॉल्व हो जाएगी। नहीं, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसते हो और तुमने देखा यार ये कंपनी भी इस प्रॉब्लम में थी, इस कंपनी ने ये प्रिंसिपल फॉलो किया था, हो सकता है मैं भी सक्सेस हो जाऊं या मैं भी उस प्रॉब्लम से निकल जाऊं। दे आर जस्ट गिविंग यू अ जर्नल गाइडलाइन, नॉट अ रेडीमेड सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। हो सकता है एप्लीकेबल ना हो, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि एज प्योर नहीं है एज साइंस। साइंस में तो पता है ना, अगर तुम ऊपर कुछ भी चीज डालोगे तो वो नीचे आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी सब जगह लगेगा, सेम लगेगा। बट यहाँ के प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल गाइडलाइंस हैं, दे आर नॉट द रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम फॉर द मैनेजर। मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहती, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सीरियसली बताऊं। नेक्स्ट वन इज, इट इज फॉर्म्ड, दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एज मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे प्रैक्टिशनर ने, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके कुछ ऑब्जर्व किया होगा, कुछ टेक्निक्स लगाई होंगी। ऑब्जर्वेशन से ही ये प्रिंसिपल्स जो हम पढ़ेंगे वो बनाए गए हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय सम बेसिक practice and observation. The next one is they are flexible in nature. Why? First point, the highlighted point, they are flexible in nature because they are based on human behavior. उनको flexible करना ही पड़ता है, according to the demand of the situation they have to get modified. Guys, अगर कोविड में किसी ने भी सोचा था कि schools जो है वो घर बैठ के होंगे और हम फीस पे करेंगे, मॉडिफाइड हुआ ना। वो कह रहा है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन।
मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, अगर अभी नहीं समझ आएगा, जब तुम दोबारा ये वीडियो देखोगे प्रिंसिपल्स के बाद तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसमें कहता है कि एम्प्लॉयज की रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब इतनी होनी चाहिए जो उसके लिए भी सही है और कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में हो। बट मैं कोविड की वजह से मेरी पेइंग कैपेसिटी में नहीं है या वो डिजर्व नहीं करता, फिर भी मैं ज्यादा दे रही हूँ, फ्लेक्सिबल कर लिया ना मैंने। क्यों ज्यादा दे रही हूँ? ताकि उसको मैं रिटेन कर पाऊं, क्योंकि वो मुझे ना छोड़ के जाए। 2-4 महीने 6 महीने में उसे ज्यादा तनख्वाह दे देती हूँ कि भाई एक बार रुका रहे, बाद में मैं फिर स्टेबलाइज कर लूंगी। क्या मैंने प्रिंसिपल को ऑल्टर नहीं करा अपनी डिमांड, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? वो कह रहा है these principles are not rigid as they are made by man. Man made principles हैं यार, rigid नहीं है, they are flexible in nature. Now next nature of principle is they are mainly behavior. Same explanation. Yes, they are mainly behavior. Since the principle of management aims and influencing the human behavior, हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एम क्या है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दें, और ह्यूमन बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सो दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी बिहेवियरल नेचर। उनका नेचर बिहेवियरल होता है। व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आई विल से दिस, आई विल कोट दिस लाइन। वो कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अनेबल करता है किसको? अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर एंड द मटेरियल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसका रिलेशनशिप ही, जो गैप यू विल से, वो कौन फिल कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये डायग्राम समझो, वो कह रहा है ह्यूमन बिहेवियर और मटेरियल रिसोर्सेज का रिलेशनशिप जो गाइड कर रहा है, दैट इज मेनली बिहेवियर इन नेचर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज cause and effect relationship. What do you mean by cause and what do you mean by effect? Cause का मतलब अगर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद उसका कुछ इफेक्ट आएगा। अगर मान लो मैं एक बॉक्स को पे फोर्स लगा के अप्लाई कर रही हूँ उसे फोर्स, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इफेक्ट आएगा ना, कि वो सरक जाएगा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। वो कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हम कुछ अप्लाई करते हैं, हम वो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, उस प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद ये इफेक्ट आएगा। अगर मान लो मैंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करा, अब दोबारा तुम कहोगे मैंने इक्विटी मतलब, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करा मतलब मैंने सबको एक बराबर करा, तो इफेक्ट क्या आएगा? कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई होने लग जाएंगे। मैंने कुछ कॉज करा, कुछ अप्लाई करा, तो उसका इफेक्ट आएगा। अगर मैं प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही हूं, कॉज, they will create an effect. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज मे बी डिफिकल्ट। वाई डिफिकल्ट? सेम, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे है, ह्यूमन पे लग रहे हैं। एक्यूरेट इफेक्ट नहीं पता चल सकता यार। हम तो नॉन लिविंग थिंग पे, बॉक्स पे फोर्स लगा रहे थे, तो हमें पता है कि वो सरक जाएगा, बट हो सकता है इतना इफेक्ट एक्यूरेट ना हो जितना औरों का होता है, क्योंकि ये ह्यूमन के ऊपर है। बट ये जो है, दे आर जस्ट असिस्टिंग द मैनेजर। ये प्रिंसिपल असिस्ट कर रहे हैं मैनेजर को टू गिव द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द थिंग्स, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर एंड मटेरियल रिसोर्स। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप असिस्ट करने के लिए मैनेजर्स यूज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट इन नेचर। What do you mean by contingent? If you see the dictionary meaning of contingent means it should be carefully applied. वो कह रहे हैं principles of management जो है it should be carefully applied to any situation. ऐसा नहीं है अंधाधुंध उसने अप्लाई करा तो चलो हम भी ये प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं, नहीं। वो कहते हैं क्योंकि उनका कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एक्यूरेट या सेम नहीं होता, इट मे गेट डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऑब्वियसली ना यार, किसी को तो मैं हार्शली पढ़ाऊं तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, उसका इफेक्ट आया, यार ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, पढ़ने में मजा आता है। और लीनियंट नहीं है तो किसी को लगे इतनी स्ट्रिक्ट टीचर है, इतने गंदे तरीके से बोलती है, मैं तो नहीं पढ़ सकता। सबके इफेक्ट्स अलग अलग है ना। बहुत सारे बंदे
देख रहे हैं ये वीडियो, किसी को बहुत अच्छी लग रही है, किसी को बहुत खराब लग रही है, कोई कमेंट में बहुत गंदा गंदा लग रहा है। यार पढ़ा तो मैं सेम ही रही हूँ ना, बट उसका इफेक्ट क्या आता है वो डिफर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स पे अप्लाइड है, वो कोई मशीन पे अप्लाइड नहीं है। सबका अपना अपना एंगल और अपना पर्सपेक्टिव है। वो कह रहा है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी वो कह रहे हैं दे शुड बी अप्लाइड केयरफुली, दे आर कंटीन्यूएंट नेचर, सबका इफेक्ट सेम नहीं होगा। यार डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करता है ये वाली मेडिसिन ले लो बुखार उतर जाएगा, हो सकता है एक बंदे का बुखार उतर गया और एक बंदे का बुखार नहीं उतरा, क्योंकि वो कैप्सूल हो सकता है उस पे काम कर जाए और उस पे ना करे दूसरे बंदे पे। सिमिलरली सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैप्सूल्स ऑफ सिलेक्टेड मैनेजमेंट, विजडम टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डिस्क्रीटली। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सबके लिए एक कैप्सूल्स जैसे हैं, अपनी विजडम यूज करो, तुम्हें कैसे उन्हें अप्लाई करना है, केयरफुली अप्लाई करना है। दैट इज व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट इन नेचर। Am I clear with all these nature of principles of management? कि वो यूनिवर्सल अप्लाई होते हैं, दे आर द सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है। दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, के एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस करी गई है किन्होंने, प्रैक्टिशनर ने। वो कह रहे हैं दे आर फ्लेक्सिबल नेचर, रिजिड नहीं है क्योंकि ये मैन मेड है, तो दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। वो कहते हैं दे आर मेनली बिहेवियर क्योंकि वो ह्यूमंस पे अप्लाई है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो हम कुछ कॉज लगाएंगे, प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा। लास्ट वन इज कंटिंजेंट इन नेचर, मीन्स वी शुड अप्लाई केयरफुली दीज प्रिंसिपल। अब हम इस सिचुएशन में है कि हमें नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें पता है, बट मैं इसके बाद वाला टॉपिक नहीं करवा रही, दैट इज सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है। सिर्फ एक कारण के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं लास्ट में करवाऊंगी जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके होंगे। अभी तुम्हें नेचर ही पढ़ने में इतनी दिक्कत आई है तो तुम नहीं समझ पाओगे। अब मैं लूंगी नेक्स्ट टॉपिक के प्रिंसिपल्स किसने कैसे दिए। नाउ फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। दो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में टेलर के प्रिंसिपल्स पहले हैं, बट हमारे नोट्स में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं। हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट। 1 मार्कर है, पेन डाउन कर लो। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता था? हेनरी फ्योल को। इनका फोकस बेसिकली किसके ऊपर रहता था? दे फोकस मेनली ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, के एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करें, उस तरीके से उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। देयर प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल के लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो 14 प्रिंसिपल, दीज आर द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब यहाँ पर जो एब्रिविएशन लिखी हुई है ये मैंने अपने और तुम्हारे याद करने के तरीके से लिखे हुए हैं। अगर कोई 14 प्रिंसिपल्स पूछे, डैड UC, USSR, OIC, ये एब्रिविएशन सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, कोई लेना देना नहीं है उसका बिजनेस स्टडी से। सिर्फ डैड पूछ रहा, डैड UC, एक बेटा डैड से पूछ रहा, डैड तुमने देखा है USSR, और रिप्लाई में आता है OIC। Dad, UC, USSR, OIC. This is the abbreviation for the 14th principle, and we're going to study one by one. First principle of management by Henry Fayol is division of work. Henry Fayol ने क्या कहा? Henry Fayol ने कहा, सुनो, तुम पूरे टास्क को, तुम पूरे काम को डिवाइड कर लो छोटे छोटे काम में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अगर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें बहुत सारे काम हैं। शू मैन्युफैक्चरिंग एक पूरी लाइन है, शू मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है। यहाँ से रॉ मटेरियल डला और यहाँ पर एक शूज बन के रेडी हो गया, बॉक्स में पैक रखा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो कहता है डिवाइड दिस होल वर्क इन स्मॉल स्मॉल टास्क, मतलब उसकी कटिंग अलग है, उसकी स्टिचिंग अलग है, उसकी ग्लूइंग अलग है, उसकी पैकिंग अलग है, उसका स्टिकर लगाना अलग है, सब कुछ उसने बाइफरकेट कर दिया। मींस डिवाइड द होल वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क।
उससे होगा क्या, उससे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, तो तुम्हारा टास्क भी अच्छे से होगा. This is the principle. Divide your work into small tasks so that your efficiency can be increased, your specialization can be count and your productivity will be increased. तुम्हारी productivity increase होएगी. तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ. ये बंदा क्या कर रहा है, बॉक्स बनाना है. वही मान लो यही शू कंपनी में ये बॉक्स बना रहा है जिसमें लेसेस डलते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बना रहा है. तो इसको एक अलग से काम दे दिया गया, पूरे काम को डिवाइड करके सिर्फ मैं एक काम दिखा रही हूँ कि ये बॉक्स बनाया जा रहा है. क्या इसकी एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ रहा है. वो वही काम बार बार करता रहेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इसी के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. दैट इज डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल टास्क. एम आई क्लियर विद दिस प्रिंसिपल? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? Authority means power to take decision, power to take any decision. And what do you mean by responsibility? Responsibility means obligation for completing one particular job which is assigned to you on time. Authority का मतलब और responsibility का मतलब समझ आया? Authority का मतलब power to take decisions and responsibility का मतलब means obligation to complete the assigned job on time. वो कह रहा है क्या, कौन कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है that authority and responsibility should go hand on hand, मतलब should be equal. वो सीसॉ जैसे हैं, वो equal रहने चाहिए. Means it should not be like that कि authority is more and responsibility is less. अगर authority ज्यादा होगी मेरे पास तो एक डर लगा रहेगा to misuse the authority. एक fear है, fear of misuse the authority if authority is more. And if in case responsibility is more, अगर responsibility बढ़ जाएगी तो और authority नहीं होगी तो बंदा ineffective हो जाएगा. छोड़ना, मुझे तो नहीं करना, सिर्फ responsibility दे रखी है, कुछ power तो है नहीं, मैं कैसे करूँ काम, तो वो ineffective बन जाएगा. मतलब एक इक्वेशन को देखो, authority should equal to responsibility, वो effective रहेगा. If authority is more then responsibility, then fear of misuse of authority, and if responsibility is more than authority, then it will be ineffective for an employee. अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ. मान लो एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को कहा, मुझे ना ग्राफ बना के दो, पिछले लास्ट 5 साल की फाइल्स निकालो और इसमें देखो कि हमने कितना सेल्स इंक्रीज करा और कितना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. पर्सपेक्टिव देखेंगे, रेशियो देखेंगे. उसको क्या दे दी उस सुपीरियर ने? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जाओ ये काम करके आओ, बट उसे अथॉरिटी नहीं दी उस रूम में जाने की जहां पे पिछले 5 साल की वो फाइल्स रखी हैं जिसमें से वो बैलेंस शीट्स और सेल्स की टर्नओवर वगैरह निकालेगा. उसको वो अथॉरिटी नहीं दी, वो पावर नहीं दी. वो बंदा जाएगा क्या कहेगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा ना. कहीं से गूगल से देखेगा, कहीं से बहुत सारा एफर्ट्स करेगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसे अथॉरिटी नहीं दी गई. और अगर मान लो उसे चाबी दे देते कि जा कॉन्फिडेंशियल रूम में गया और कोई और फाइल्स निकाल ले, फिर तो क्या उसे डर नहीं है यार ये तो मिसयूज कर लेगा यार फाइल्स का? तो अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी अगर मैंने पूरी चाबी थमा दी उसके. तो इसका बीच का रास्ता क्या है? वेयर अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सुपीरियर उसको फाइल्स खुद दे दे, वो डाटा प्रोवाइड कर दे कि यार ये रहा डाटा, ये रही एनुअल रिपोर्ट ऑफ 5 years, तू जा और मुझे ग्राफ और डाटा लाके दे, रेशियो एनालिसिस करना है मुझे. तो here authority is equal to responsibility. Am I clear with this principle? Now the third one is discipline. What do you mean by discipline? Discipline का मतलब क्या है? It is the obedience to organizational rules and regulations and employment agreement. डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कि मुझे ओबे करने हैं, मुझे कंप्लाई करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन और एम्प्लॉय का एग्रीमेंट. मैम एम्प्लॉय का एग्रीमेंट मतलब अगर मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज हैं, उसके साथ मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये लिख रखा होगा कि अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे पे करूंगी, अगर तुम ज़्यादा काम करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे पे करूंगी, अगर तुम आउट ऑफ एरिया एक वैसे वाले आंध्र प्रदेश जाके काम करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेंगे. मैंने कुछ कमिटमेंट्स करी हैं और उसने भी बदले में कमिटमेंट करी है कि मैं फुल ऑनर लूंगा और लॉयल्टी रहूंगा, सब कुछ उसने लिख दिया.
हमने एक कमिटमेंट करी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, तो डिसिप्लिन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, ओबे करो, ओबीडियंस रहो, और जो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट बना हुआ है उसे ऑनर करो। हियर डिसिप्लिन मीन्स बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट शुड ऑनर देयर कमिटमेंट्स। जो उन्होंने आपस में कमिटमेंट कर रखी है उनको ऑनर करो। ऐसा नहीं है बोल दिया, बस बोलने के लिए बोल दिया, उससे करवा लिया और फिर मैनेजमेंट पीछे हट जाए, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मीन्स ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। मान लो एग्रीमेंट में ही लिखा था कि क्योंकि कोविड की वजह से अब छुट्टियां नहीं है, हम तुम्हें पे कर देंगे, कोई नहीं, अब तुम ओवर टाइम कर लो, हम तुम्हें 100% पे करेंगे। उन्होंने ओवर टाइम करके कंपनी को दोबारा रिकवर कर लिया और बाद में कंपनी कहते नहीं 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 हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो उसने अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जो तुम्हें स्टोरी सुनाते ना, तुम्हें लगता है यार इतना एक्सपैंड करके क्यों पढ़ा रही है, ये स्टोरीज के स्टडीज 1 मार्कर बनते हैं, मार्क माय वर्ड्स। ये कोई मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रही हूँ, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कैसे तुम कोरिलेट कर सकते हो इन्हीं एग्जांपल्स को। दीज एग्जांपल विल गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द केस स्टडी विद XYZ नेम एंड यू विल गोइंग टू बी जस्ट प्रेजेंटेड इन योर पेपर। ये केस स्टडी है और बहुत सारी केस स्टडी यहाँ से मैच होगी। एम आई क्लियर विद division of work, authority and responsibility and discipline? This is DAD. फिर division of work, A for authority and responsibility and discipline का D, DAD. Moving towards the next principle, that is unity of command. Guys, unity of command और उससे next पढ़ेंगे unity of direction. प्लीज यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले लेते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर, ईच एंड एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली एंड ओनली वन सुपीरियर। मतलब एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय को, एक सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिले और उसी को वो अकाउंटेबल हो, उसी से ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस मिले और उसी को वो अकाउंटेबल हो। मैं मतलब यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा अगर एक वर्कर को किसी 2 सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं या किसी 3 सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं एट द सेम टाइम। मतलब यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लॉयज देयर शुड नॉट बी ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। 2 नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिले और एक ही को वो अकाउंटेबल हो। ऐसा नहीं है एक सबऑर्डिनेट को सेल्स मैनेजर तो कह रहा है यार, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है वो नहीं है, तू बड़ा 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 बड़ा, फाइनेंस मैनेजर कह रहा है सेल्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। अब ये वर्कर कंफ्यूज हो गया क्योंकि सेल्स मैनेजर्स ने तो ये कहा कि सेल्स इंक्रीज करनी है, ज्यादा डिस्काउंट दे दे और बढ़ा ले, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं यार हमारे पास अभी लैक ऑफ फाइनेंशियल लैक ऑफ मनी है, तू इतना पैसा इतना डिस्काउंट मत दे। तो वो कंफ्यूज हो गया। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर क्या हो गई? प्रिंसिपल वायलेट हो गया। वो कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन सुपीरियर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड अकाउंटेबल टू ओनली एंड ओनली वन बॉस। अगर मैं यहाँ पर एक 1 मार्कर बनाऊं तो इफ डैश प्रिंसिपल इज वायलेटेड देन authority is undermined, discipline is in jeopardy and that stability is threatened and order will be disturbed. तो क्या आंसर आएगा? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो सब कुछ chaos क्रिएट हो जाएगा। अगर एक बंदे को बहुत सारे बंदों से ऑर्डर मिलने लग जाएंगे तो उसे उसकी कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो जाएगी, मेस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, तो यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां पर अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या कह रहा है कि ईच सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग वन हेड शुड हैव वन प्लान। मीन्स इसका टैगलाइन क्या है? वन हेड वन प्लान। एक ही हेड का एक ही प्लान हो, मतलब सारे कोऑर्डिनेट होके एक ही डायरेक्शन में वॉक करे। दे जस्ट होल्ड देयर हैंड्स एंड वॉक साइमल्टेनियसली
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का प्लान अलग है, दूसरे का अलग, तीसरे हेड का अलग, नहीं। ऑल हेड शुड वर्क ऑन वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स लगाओ और एक ही डायरेक्शन में चलो ताकि कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम बिगर वे में भी देख सकते हो और स्मॉलर वे में भी देख सकते हो। अगर मैं बिगर वे में कहूँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे हेड हैं, सेल्स हेड है, प्रोडक्शन हेड है, मार्केटिंग हेड है, फाइनेंस हेड है, HR हेड है, बहुत सारे हेड है, कॉर्पोरेट हेड है। वो कहना है इन सब हेड का एक प्लान होना चाहिए और सब एक ही डायरेक्शन में चले, दैट इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर मैं इसे थोड़ी नैरोअर टर्म में समझाऊं तो मान लो एक सेल्स हेड है, उस सेल्स हेड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सब एक्टिविटीज का भी एक ही हेड होना चाहिए। अगर सेल्स हेड के अंदर 10 एक्टिविटीज हो रही हैं तो ये 10 की 10 एक्टिविटीज शुड हैव वन हेड वन प्लान, सब एक ही डायरेक्शन में चले, कोई अलग डायरेक्शन में ना चले। देयर शुड बी कंप्लीट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो इंडिविजुअल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट किसको फर्क पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अगर मैं डिफरेंस देखूं दोनों का, यूनिटी ऑफ कमांड का और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा है वन वर्कर और वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस। बट यहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कह रहा है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव शुड हैव वन हेड वन प्लान। यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड में किसको इफेक्ट करेगा? इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल परेशान होगा अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल वायलेट होगा, इंडिविजुअल को फर्क पड़ेगा, वो इरिटेट होएगा, वो कंफ्यूजन में आएगा, यार सब मुझे क्यों बोल रहे हैं, एक बंदा बोले, तो यहाँ पर इंडिविजुअल इफेक्ट होएगा। बट अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर एक इफेक्ट होएगा ऑन अ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। और यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या है? टू प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन ना, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एम क्या है? टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज ना हो, सब एक डायरेक्शन में चले, सब कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट्स लगा के एक राह पर चले, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी। एम आई क्लियर अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? अब हम 5 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड responsibility, discipline, unity of command and unity of direction. Now the next principle of Henry Fayol is subordination of individual interest to general interest. यानी जो इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मैं नहीं समझ आया। वो ये कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का फायदा है, और एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का फायदा है। वो कहता है कंफ्यूज मत हो, प्रिंसिपल कहता है प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहल किसकी आएगी? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की, उसके बाद इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखेंगे। मतलब द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहल देंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं। मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल कोट करूंगी ताकि तुम्हारी विजन क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी का हैंडल करता हूं ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे हाथ में है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ना मेरा खुद का भाई ना रॉ मटेरियल में वर्क करना अभी स्टार्ट करा है, तो मैंने अपना इंटरेस्ट देखते हुए, अपना फायदा देखते हुए, अपना काम चलाते हुए मैंने क्या करा? बिना उस ऑर्गेनाइजेशन को बताए रॉ मटेरियल जिससे हम मिस्टर मल्होत्रा से बाय करते थे, उससे बाय ना करते हुए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपने भाई की शॉप से कि उनसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा फायदा था, मेरा इंटरेस्ट था। मुझे ये था नहीं यार सस्ता भी मिलेगा, उसका भी फायदा हो जाएगा, मेरे भाई का भी फायदा हो जाएगा, आई विल गेट बेनिफिट। कोई बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो कोई नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए। मैंने उससे बात करके उससे रॉ मटेरियल खरीदा। वो कहता है नो, ये प्रिंसिपल वायलेट हो गया, तेरा फायदा मत देख, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट
इंक्लूडेड है, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, सारे शेयर होल्डर्स का, ऑनर का, क्रेडिटर का, डेटर का, फाइनेंसर्स का, टैक्स अथॉरिटीज का, सबका इंटरेस्ट मिलके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बना है। तू अपने फायदे के कारण ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सप्रेस करेगी? नो, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हो सकता है मेरी टीम में एक दो बंदे भी और वो भी कहे चल चल ठीक है, नहीं, हमारा इंटरेस्ट या हम एक दो बंदों का इंटरेस्ट प्योरिटी नहीं लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है जो फैशन शोज करवाती है, उसमें एक स्टाइलिस्ट कहती है कि यार आई वांट टू गो फॉर अ 5 or 6 hour डे फॉर फ्रीलांसिंग, मुझे ना बाहर अपने पर्सनल काम के लिए जाना है, मैंने फ्रीलांसिंग मतलब मैंने खुद का कोई ऑर्डर लिया और मुझे 5-6 घंटे वहां सर्विस देने जाना है, वहां किसी को रेडी करना है। तो वहां पर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का फायदा है, बट तूने ऑर्गेनाइजेशन का तो फायदा देखा ही नहीं। तो वो कह रहा है नहीं, प्रिंसिपल ये वायलेट हो रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और यू कैन से various stakeholders interest cannot be suppressed or sacrificed over one individual interest who are being expert pressure on the company, जो कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाने हैं कि नहीं नहीं ये फायदा है, नहीं, स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ज्यादा देखा जाएगा। Am I clear about this principle? If any doubt, please comment box में बताना। The next principle is remuneration of employees. रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? जो ओवरऑल पे और सैलरीज और कंपनसेशन जो हम देते हैं एम्प्लॉयज को, उसको कह रहे हैं। वो कह रहा है द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। मार्क दिस वर्ड, जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर बोथ, फॉर एम्प्लॉयज एंड फॉर द मैनेजमेंट। अब इसको तोड़ो, वो कह रहा है जो मैं ओवरऑल पे और कंपनसेशन दे रहा हूं वो जस्ट और इक्विटेबल मतलब फेयर इनफ होनी चाहिए दोनों के एंगल से, एम्प्लॉयज के एंगल से भी और कंपनी के एंगल से भी। मतलब एम्प्लॉयज के एंगल से कैसे फेयर और जस्ट एंड इक्विटेबल कह सकते हैं कि भाई जितना वो डिजर्व करता हो, जितना उसको कैलिबर हो, जितना वो तुम्हें दे रहा हो उतनी सैलरी तो दो, ताकि उसे बेसिक अपनी नेसेसिटी जो बेसिक एग्जिस्टेंस है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो एटलीस्ट अपना कंटिन्यू कर सके। कि एम्प्लॉय के एंगल से भी जस्ट एंड इक्विटेबल हो। हाउ इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल फ्रॉम कंपनीज एंगल? कंपनी एंगल से मींस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, जितना वो पे कर रही है उतनी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी की औकात तो है नहीं 1 लाख रुपए देने की सीए को, बट क्योंकि उसका कोई पर्सनल इफेक्ट है कुछ भी, वो उसे 1 लाख दे रही है। अरे आपकी पेइंग कैपेसिटी में ही नहीं है उसको 1 लाख रुपीज देना, तो ये जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं है। दोनों के एंगल से जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज एंगल ऑल्सो एंड फ्रॉम कंपनी एंगल ऑल्सो। अगर जस्ट एंड इक्विटेबल होगी ना दोनों के एंगल से, तो एक गुड रिलेशन बना रहता है उन दोनों के बीच में, और स्मूथ फंक्शनिंग भी होती है। Smooth functioning of the organization is also there if their remuneration is just and equitable, if remuneration is fair from both the angle. अब remuneration of employees के बाद हम next principle पढ़ते हैं, centralization and decentralization. These words will going to be used in next chapters also. अब centralization और decentralization का मतलब क्या है? Centralization का मतलब होता है all the decision making power is in one hand, that is top level. सारे डिसीजंस लेने की जो क्षमता है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। मतलब नीचे वाले जो मैनेजमेंट है, मतलब लोअर लेवल है, मिडिल मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजरी मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, दे डोंट हैव एनी पावर। मीन्स अगर मैं अपनी आम भाषा में बोलूं तो अगर 1 रुपया भी खर्चना है, अगर एक छोटे से छोटा डिसीजन भी लेना है, तो पहले टॉप मैनेजमेंट से पूछा जाएगा। दैट इज सेंट्रलाइजेशन। ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज इन फ्यू हैंड्स, दैट इज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? Here the power is just distributed among all the subordinates, or you will say all the levels. यहाँ पर पावर few hands में ना रह के throughout the hierarchy स्प्रेड हो जाती है। अब एग्जाम्पल दूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैक्स बंदा है, उसे ना चेयर खरीदनी है ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशन XYZ लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन
कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सारे पावर्स ऊपर वाले के पास है। अब उसे चेयर्स खरीदनी है, वो कैशियर है, वो जाके चेयर खरीद के ला सकता है। बट क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है, पहले वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोलेगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर फिर वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट कंपनी प्रेसिडेंट को बोलेगा, कंपनी सेक्रेटरी को बोलेगा, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, वहां से अप्रूव होगी, हाँ चेयर ले लो, फिर वो नीचे पास ऑन होके उस तक डिसीजन आएगा, हाँ भाई तू इस जगह से चेयर ले ले। ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सारी पावर्स टॉप लेवल के पास है, नीचे वालों के पास कोई भी पावर नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर डिसेंट्रलाइज्ड होती तो डिसेंट्रलाइज्ड में कहते हैं जो छोटे मोटे काम है, जो रूटीन वर्क है, वो सारे के सारे रूटीन वर्क्स नीचे डिपार्टमेंट जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ले ले, उनको टॉप लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है, डिले होगा या डिसीजन में बहुत ज्यादा मेस्ड अप होगा। टॉप लेवल तो बेचारा उसके पास तो बहुत ही बर्डन है। तो वो कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। मतलब सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? ऑल डिसीजन मेकिंग पावर आर इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और अथॉरिटी थ्रू आउट द लेवल्स, थ्रू आउट द हायरार्की। वो कह रहा है दोनों ही गलत है। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज भी मत करो कि टॉप मैनेजमेंट आराम से बैठी है, जो करना है कर लो, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर डिसीजन हमसे ही पूछ के लो। जो मेन टास्क है, कोर डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सारे के सारे कौन ले? टॉप मैनेजमेंट। मतलब सेंट्रलाइज कर दो तुम उन कामों को विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर वेरी कोर इन नेचर, विच आर लाइक डिसीजंस मेकिंग, पॉलिसी लेनी है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, जो कहाँ से मटेरियल लें, हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के पास छोड़ दो। जो रूटीन वर्क है, डे टू डे वर्क है, जो छोटे मोटे पेटी डिसीजंस हैं, वो डिसेंट्रलाइज कर दो। दैट इज देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट शुड बी बैलेंस्ड। वो इसी सो वाली बात है सेम कि एक कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस करके चलना चाहिए। कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चल सकती और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चल सकती। Am I clear with this principle, centralization and decentralization? Guys, हम फर्दर 5th चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे जिसमें एक डेलीगेशन वर्ड भी आएगा, तो प्लीज बोर्ड्स में आगे आने में कंफ्यूज मत होना। इसमें मैंने बहुत सारे 1 मार्कर्स ट्विस्ट करके बना रखे हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस or you can join us and we are going to discuss that 1 marker and case studies in our live classes, and you will get booklet of special 1 marker book. So now proceeding towards the next principle, that is scalar chain. Scalar chain is principle based on communication. अब ये communication क्या कह रहा है? ये कह रहा है यार जो communication होएगी ना superior और subordinate के बीच में, वो scalar chain के लिए होगी। अब ये कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और यू विल से फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी किसके बीच में? बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। मतलब स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बता रहा है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, और यू विल से बिटवीन हाईएस्ट टू द लोएस्ट, कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, कौन किससे बात करेगा और कैसे मैसेज पहुंचाएगा, तुम्हें कैसे कौन सी फॉर्मल लाइन फॉलो करनी होगी अगर तुम्हें कम्युनिकेट करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल एक हेड है मिस्टर ए। मिस्टर ए इज द हेड। उसकी 2 लाइन्स ऑफ डिवीजन है, 2 लाइन्स ऑफ डिवीजन इज देयर। एक लाइन है, ए के नीचे काम करता है बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी और डी के नीचे ई। और एक दूसरी लाइन ऑफ डिवीजन में ए के नीचे काम करता है एफ, एफ के नीचे जी, एच, आई। ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और आई विल से अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन प्रिंसिपल, अगर हमें डी को कम्युनिकेट करना है ए से, तो पहले डी कम्युनिकेट करेगा सी से, फिर सी करेगा बी से और फिर बी करेगा ए से। This is the formal line of authority, formal line of communication which goes from highest to lowest or lowest to highest. ये एक communication का prescribed formal lines बता दी। Similarly दूसरे division में भी ये होगा। This is known as scalar chain.
कि हमें एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर अच्छे से रन करना है तो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी शुड बी देयर. दिस इज सेम. अब इस प्रिंसिपल में स्केलर चेन में एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब कि यार अगर किसी को इमरजेंसी है और कोई सेम लेवल पर तो वो बात कर सकता है डायरेक्टली. अब इसको भी मैं इसी एग्जांपल से समझाती हूँ. अब डी को ना कम्युनिकेट करना है एच से. डू यू वांट टू कम्युनिकेट विद एच? दे आर एट द सेम लेवल. हो सकता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो ऑफ कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट और वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो ऑफ गारमेंट्स, बट वो सेम डिपार्टमेंट्स में है. अगर नॉर्मल कोर्स होता, अगर स्केलर चेंज करते तो पहले क्या होता? डी पहले सी से करता, सी बी से करता, बी ए से करता, फिर ए एफ से करता, एफ जी से करता, फिर जी एच से करता. दिस इज द नॉर्मल इन स्केलर चेन. बट स्केलर चेन का एक्सेप्शन क्या है? गैंग प्लान. गैंग प्लान कहता है दिस चेन कैन बी वायलेटेड in the case of emergency. Then two person at the same level, at the same head, at the same position, they can communicate directly. They can communicate directly means D H से direct communicate कर सकता है through gang plan. अब समझ आया कि स्केलर चेन का मतलब क्या है और स्केलर चेन की एक्सेप्शन क्या है. Am I clear with this principle as well? If any doubt, comment box में बताओ. I will going to help you out. Now proceeding towards the very next principle जो बहुत easy है, case study बहुत अच्छे से आती है, confused मत होना और मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है. That is principle of order. अब principle of order क्या कह रहा है? Means people and material both should be in appropriate place at appropriate time फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. मैम ये क्या बोल दिया? मैं कह रही हूं कि ऑर्डर का मतलब, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब कि हर बंदे को, पीपल को और हर मटेरियल को, मतलब एवरीथिंग, हर चीज को और हर बंदे को उस सूटेबल प्लेस पे होना चाहिए जिस सूटेबल प्लेस पे वो अलॉट हुआ है और उस टाइम पर उसे मिलना चाहिए वहां पर. मैम नहीं समझ आया, कॉम्प्लिकेटेड. एवरीबडी and everything should be there at their designated place. जो प्लेस तुम्हें अलॉट की गई है तुम वहां पर मिलने चाहिए. अगर तुम वहां पर मिलोगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होएगी. कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पता है कि टूल रूम्स में ये वाले टूल्स होंगे. उनकी वो डेजिग्नेटेड प्लेस है. किन की? टूल्स की, मतलब मटेरियल की डेजिग्नेटेड प्लेस है ना. अगर एक बंदा मशीन खराब हो जाती है, वो फटाफट कहते हैं 2 मिनट रुको, मैं फटाफट जाके स्टोर रूम से, टूल्स रूम से वो टूल लेके आता हूँ. बट वो मटेरियल वहां जहां उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस थी वहां नहीं मिलता है. वो परेशान होगा, इरिटेट होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उस टाइम पे उस सूटेबल प्लेस पे वो नहीं मिली. क्या उसकी एफिशिएंसी घट गई? उसके मिनट्स वेट हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुआ, उसने कहा छोड़ो ना, आज की प्रोडक्शन बंद कर दो. तो वो टूल्स नहीं मिले, मतलब वो अपनी जगह पर नहीं थे जहाँ पर होना चाहिए था. अगर हम पीपल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्शनिस्ट को हमेशा रिसेप्शन काउंटर पर ही मिलना चाहिए ताकि कोई भी आए और उसे ग्रीड कर सके. लंच टाइम पे नहीं बट ओवर टाइम पे तो मिलना चाहिए ना. मतलब वो उसकी सूटेबल प्लेस है, बट वो क्या करती है, रिसेप्शन छोड़ के जो बगल में है वहां पर जाके बैठ के अपनी फ्रेंड के साथ चिट चैट कर रही है. तो वो ऑर्डर वहां पर फॉलो नहीं हो रहा. कोई आया है काउंटर पर, वो खड़ा है क्योंकि वहां पर रिसेप्शन नहीं है. शी इज बिजी इन टॉकिंग विद हर फ्रेंड बिकॉज शी इज नॉट अवेलेबल एट द सूटेबल प्लेस वेयर शी शुड बी. और नहीं है तो वो कह रहा है ऑर्डर का मतलब एवरीबडी एंड एवरीथिंग शुड बी एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. यार हिंड्रेंस आएगी, जितनी प्रॉब्लम आएगी, जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उतने इरिटेशन लेवल बढ़ेगा ना. सब अपने अपने केबिन्स पर अपने अपने टाइम पर होने चाहिए.
कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं 10 एग्जाम्पल दे सकती हूँ, हम लाइव क्लास में देंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से मिलना है, वो उसके डिपार्टमेंट में जाता है, वो मिलता ही नहीं है, वो जाता है, वो मिलता ही नहीं है, वो अपनी प्लेस पे नहीं रहता, वो परचेज डिपार्टमेंट में अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। तो वो डिजिग्नेटेड प्लेस पे अगर नहीं है तो मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। और ऑर्डर कहता है अगर तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हर बंदा और हर चीज अपनी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे होनी चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकेंगे। आई होप आई एम क्लियर अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कि अगर एफिशिएंसी चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो करो। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल। In any organization, the working environment should be free from bias, should be free from any discrimination. There should be no discrimination between caste, sex, religion, color, anything. किसी भी चीज पे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो एक इक्वल लेवल पे होना चाहिए। इक्विटी कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर शुड बी अलाउड, मतलब सबके साथ जस्टिस हो, फेयर हो। कोई भी वर्कर, नो वर्कर शुड बी अनड्यूली पनिश्ड और पेनलाइज्ड एंड नो वर्कर शुड बी अनफेयर पेड मोर फॉर द सेम वर्क। हिंदी में कोई भी वर्कर को बिन मतलब उसको पेनल्टी मत लगाओ, उसको पनिश मत करो। और कोई भी वर्कर अगर दो जने सेम उस पे है, पोजीशन पर है, सेम काम कर रहे हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, तो दे शुड बी पेड इक्वली। डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गर्ल है या वो बॉय है तो वो ज्यादा कम, या वो मेरा रिश्तेदार है तो उसको ज्यादा, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है तो वो कम, या उसके साथ मेरे पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ज्यादा, उसके साथ मेरी पर्सनल रिलेशन नहीं है तो उसको कम। नो, every worker, every employee should be paid equally if they are at the same level and doing the same thing। मतलब जस्टिस एंड फेयर होना चाहिए उनकी पे में या उनकी किसी भी चीज में। सिर्फ पे में मत लगाना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुम्हारे माइंड सेट में सिर्फ पे ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय गई अपने मैनेजर के पास, वो फीमेल थी और वो गई कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड 2 days ब्रेक, दिस, और उसने उसको 2 दिन की अप्रूवल दे दी। अरे यार ये मेरी फ्रेंड है। सिमिलरली एक दूसरा बॉय आया, सर आई नीड ऑफ फॉर 2 days, आई वॉन्ट टू गो आउट, सॉरी बहुत काम है, नहीं कर सकता। अरे तुमने उसको तो छुट्टी दे दी 2 दिन की और उसको तुम कह रहे हो नहीं मैं तो पेनल्टी करूंगा, मैं तो तुम्हारी सैलरी में से काटूंगा। दिस इज रॉन्ग। वो कह रहा है दोनों जो रिलेशन है वो कॉर्डियल रिलेशन बनाना चाहिए बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। वॉयलेट मत करो प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल वॉयलेट करोगे एक रिपेलिंग नेचर आ जाता है कि यार मैं क्यों करूं, जब एक भेदभाव हो रहा है। घर में भी होता है ना, 2 भाई बहन होते हैं, मम्मी तुम तो उससे ज्यादा प्यार करती हो, मेरे से नहीं करती वो, लेकिन मम्मा का प्यार इक्वल है। either you are a girl or either you are a boy, either you are elder to your younger brother or you are younger to your elder brother, equal है। ऐसे ही कंपनी में भी सारे बंदे, सारे वर्कर्स इक्वल करने चाहिए। देयर शुड बी नो बायसनेस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी बेस। एम आई क्लियर अबाउट दिस प्रिंसिपल? नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब वर्कफोर्स, पीपल, ह्यूमन रिसोर्स। वो कह रहा है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो हम वर्कफोर्स रख रहे हैं। मींस एम्प्लॉयज वन सिलेक्टेड, एक बार हमने कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया, he or she should kept in their position for some minimum tenure। उस पोजीशन पर उसको कुछ मिनिमम टाइम के लिए रखो। क्यों रखो? so that they can be show their results, show their talent at that reasonable time। उनको थोड़ा टाइम तो दो अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। मीन्स एक बार मैंने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, उसको उस पोजीशन पर कुछ एक फिक्स टेन्योर रखो कि मैं इतने महीने तो रखूंगा। इट मे वेरी कि मैं 3 महीने रखूंगा, 6 महीने रखूंगा, 1 साल रखूंगा, बट एक मिनिमम टेन्योर डिसाइड कर लो उस पोजीशन के हिसाब से कि अगर मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया तो मैं उसे मिनिमम 6 महीने के लिए रखूंगा। क्यों? ताकि वो अपना रिजल्ट एक रीजनेबल टाइम में दिखा पाए। ऐसा नहीं होता
कि तुमने एम्प्लॉय रखा और वो तभी तुम्हें एट प्रेजेंट रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाए, नहीं, उसे थोड़ा टाइम तो दो समझने के लिए, वर्क एनवायरनमेंट को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कैसे काम करना है, थोड़ा तो अडेप्टेबिलिटी उसे दो कि भाई वो अडेप्ट कर सके, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक सेटल कर सके। सिंपल भाषा में कहूं तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है हायर एंड फायर फिलॉसफी शुड नॉट बी अडॉप्टेड। ऐसा मत करो, हायर करा नहीं पसंद आया फायर, हायर करा नहीं पसंद आया फायर, नो। इससे क्या होगा, अगर मैं हायर और फायर की फिलॉसफी नहीं यूज कर रही तो मेरा बंदा, मेरा एम्प्लॉय सेटल रहेगा। तो वही फ्यूल सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है लेबर टर्नओवर रेशियो शुड बी मिनिमाइज्ड। लेबर टर्नओवर रेशियो नहीं कहा था ना कि कितनी उनकी लेबर ऐसी है जो हर वक्त छोड़ के जाती रहती है। लेबर टर्नओवर रेशियो को कम से कम रखो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ सके। अगर तुम लेबर टर्नओवर रेशियो को घटाओगे तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी यार, वो बंदा वहां पर काम कर रहा है, उस चीज से फेमिलियर हो जाएगा, उसका हाथ जल्दी चलने लग जाएगी, वो समझने लग जाएगा, तो एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। यार एक बात बताओ, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल नहीं करते, इफ इन केस ऐसा नहीं होते, तो क्या क्या नेगेटिव्स होंगे। पहली बात, द न्यू एम्प्लॉय विल कॉस्ट यू हायर। जो नया एम्प्लॉय हायर करोगे उसकी कॉस्ट भी हाई होगी क्योंकि तुम्हें रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो खर्चा आएगा नहीं आएगा, इट विल कॉस्ट। और दूसरी बात, जो एम्प्लॉयज के अंदर इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी पैदा होगी, दे टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो बड़ी गंदी ऑर्गेनाइजेशन है, हायर फायर कर रही है, तो दे विल टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, इससे पहले वो लोग फायर करें, हम ही छोड़ के चले जाएं। और तो और द आउटपुट लेवल विल बी डिक्रीज, द कस्टमर सर्विसेज विल बी डिक्रीज till the new employee is appointed। जब तक नया एम्प्लॉय नहीं आता तो तुम्हारी कस्टमर सर्विस भी तो डेटोरेट होएगी, तुम्हारा आउटपुट लेवल भी घटेगा यार, क्योंकि उस वक्त तुम सफर करोगे। ज्यादा हायर और फायर का गेम मत खेलो। एक एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया, उसको रीजनेबल टाइम दो अपना टैलेंट शो करने के लिए, अपना रिजल्ट शो करने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल आता है, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव मीन्स ईगरनेस। ईगरनेस किसकी? ईगरनेस टू टेक पार्टिसिपेट, टू टेक एक्शन विदाउट बीइंग टू डू सो। मतलब बार बार पूछ के नहीं, द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, कि मैंने ये फर्स्ट स्टेप लिया सेल्फ मोटिवेशन से, मैंने किसी से पूछा नहीं, मतलब दूसरों के सजेशन लेना। फ्यूल क्या कहता था कि इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव दो, मतलब अगर वो लोग कोई सजेशन दे, वो लोग कुछ कहें तो उनको अप्रिशिएट करो। अगर उनके कुछ सजेशन से तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है या तुम्हारा टाइम बच रहा है, सेव योर टाइम, तो उसे अप्रिशिएट करो, उसे प्राइज दो, उसे रिवॉर्ड दो। मींस इनिशिएटिव में सबऑर्डिनेट शुड बी एनकरेज्ड to take some decisions, to make some plans, to execute some plans। उन्हें देना चाहिए, they should encourage कि यार ठीक है तुम थोड़ा, but in a prescribed limit, अपनी लिमिट में, अपनी सीमा में रह के तुम कोई प्लान कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि जो पाथ पे चलना उसके अलग डिफरेंट करना, तो भाई कुछ हटके प्लान ही तोड़ देता हूँ, पॉलिसी ही तोड़ देता हूँ, नहीं। अपने दायरे में रह के, अपने एक दायरा होता है ना, उसमें रह के यू कैन प्लान एंड यू कैन एग्जीक्यूट द प्लान। सबऑर्डिनेट को इनकरेज करो, दैट इज इनिशिएटिव। अपने सबऑर्डिनेट्स को इनिशिएटिव लेने का तुम्हें एक मौका देना चाहिए। द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट ऑफ। स्पिरिट ऑफ मीन्स यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, और यू विल से यूनिटी ऑफ अ टीम। वो कह रहा है एक टीम की यूनिटी जो होती है ना, एकता जो होती है, वो बढ़ानी चाहिए। वो कह रहे देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी अमंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, और कंप्लीट हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज। वो कह रहे हैं एक स्पिरिट कॉर्प्स का मतलब, एक नारा बताऊं स्पिरिट कॉर्प्स का, रिप्लेस आई विद वी। वो कह रहा है स्पिरिट कॉर्प्स प्रिंसिपल में आई को रिप्लेस कर दो वी से। जैसे अगर मैं कोई सीईओ हूं या मैं मैनेजर हूं और मैं पोडियम पे आके कुछ अपने एम्प्लॉयज को बता रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो ये ना करूं मेरा डिपार्टमेंट, मेरी कंपनी, मैं ये कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं मत करो। आई एम डूइंग, आई विल डू,
No. We will going to do our best. We can do it. We will increase the profit. We will work hard. रिप्लेस कर दो I को V से. उससे होगा क्या? उससे एक बिलोंगिंगनेस, एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा. एम्प्लॉयज के अंदर एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी ना, हाँ ये मुझे भी अपनी कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रहा है. वी आर डूइंग वेल, वी विल डू वेल, आर प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट, मेरा मेरा मत करो. उससे बिलोंगिंगनेस और म्यूचुअल ट्रस्ट एक डेवलप होगा, तो उससे एक कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, एक अपनापन दिखेगा. तो स्पिरिट कॉर्प्स का नारा एक ही है, रिप्लेस आई विद वी. स्पिरिट कॉर्प्स का एक नारा है यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी ऑफ टीम वर्क, यूनिटी ऑफ हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज. यही एक उनका मोटिव है जो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है. Am I clear with all the 14 principles of Mr. Henry Fayol? जैसे कि मैंने कहा था, इसका हमने एक एब्रीविएशन बनाया, डैड यू सी, USSR, O I see. These are the principles who depict the meaning of those abbreviation. Am I clear with all the 14 principles? I hope you understand each principle in detail. मैंने बहुत इलैबोरेट भी नहीं करा है, और एक कहते हैं ना बुक में से ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिए, वो भी नहीं करा है. मैंने विद एग्जांपल समझाए हैं. इफ इन केस यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यस, एज आई ऑलवेज से, डू ज्वाइन अस. मैं इतने सस्ते में इसलिए तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि कोई भी अनअवेयर ना रहे कि बिजनेस स्टडी एक रटोफाई है. नहीं, बिजनेस स्टडी रटोफिकेशन नहीं है, एक समझने वाला पॉइंट है. And if you have any doubt, you can contact me with your comments. Do join us.